टाटा। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक है टाटा मांजा, एपेक्स अल्टिमा और MDH मसाले। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको वो बिजनेस आइडियाज देते हैं जिन्हें इस छोटे स्तर पर शुरू किया जा सकता है। आप में से कई लोगों ने जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में अपनी दिलचस्पी जाहिर की। आज अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे इस सेक्टर की बारीकियां। इससे पहले कि हम ये देखें कि आप खुद अपना ज्वेलरी स्टोर कैसे खोल सकते हैं, तनुश्री बैनर्जी आपको बता रही हैं इस सेक्टर के बारे में। कितना बड़ा बाजार है जेम्स एंड ज्वेलरी का देश में और विदेश में, और आपके लिए यहाँ क्या मौके हैं, आइए देखते हैं। भारत में हर साल 80 से 90 हजार करोड़ रुपए के सोने की खपत होती है। भारत में सालाना 15,000 करोड़ रुपए की चांदी खरीदी जाती है और भारतीय एक साल में 20,000 करोड़ रुपए के हीरे खरीदते हैं। भारत में ज्वेलरी का रोल है, एक तरफ ट्रेडिशनल है, ऑस्पिशियस से शादी के लिए लेते हैं, कोई फेस्टिवल्स के समय लेते हैं, और उसका हिस्ट्री और कल्चर का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसा बाहर इतना नहीं है, बाहर वो सिर्फ दूसरा एक्सेसरी की तरह है, शूज़ या ज्वेलरी में ज़्यादा फर्क नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल अटैचमेंट है विमेन की और फैमिलीज की। ये धन है, वेल्थ है, और उसके कारण जब भी प्राइस बढ़ता जा रहा है फिर भी कस्टमर्स को उसके पीछे इतना अटैचमेंट है कि छोड़ नहीं रहा है। भारत में जेम्स एंड ज्वेलरी का 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार है, जिसमें 80% हिस्सा सोने का है, 16% हिस्सा हीरो का है, बाकी 4% दूसरे स्टोन्स के हिस्से जाता है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है सबसे ज्यादा वो है डायमंड के साथ जो ज्वेलरीज आती हैं, बिकॉज वो अभी के टाइम में तो छोटी मार्केट है, लेकिन वो करीब 25% पर ईयर के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और कि गो में ये करीब 10 से 11% की है। भारत जहाँ सोने की सबसे ज्यादा खपत करता है, वहीं हीरो के बाजार में भी भारत का बोलबाला है। हालांकि भारत में हीरो का कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 1,30,000 करोड़ रुपए के जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में भारत की पहचान हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए बन गई है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जेम्स एंड ज्वेलरी में हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट है वो डायमंड में नंबर 1 है। 11 डायमंड्स, जो 12 डायमंड अगर आप देखते हो तो उसमें से 11 यहाँ कटन पॉलिश होता है हिंदुस्तान में। सो हमारा हिस्सा दुनिया के बाजार में बहुत अहम है। 60 to 70% इन वैल्यू टर्म्स, 80 to 85% इन कैरेट टर्म्स एंड 95% इन नंबर ऑफ पीसेस। भारतीय बाजार में 3 लाख से भी ज्यादा छोटे बड़े सुनार हैं। भारतीय बाजारों में आज भी सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस बिजनेस में हैं। इन्हें हम फैमिली ज्वेलर्स भी कहते हैं। हालांकि 90% बाजार इन्हीं सुनारों के हाथों में है, लेकिन इनका बिजनेस मार्जिन महज 10 से 15% से ज्यादा नहीं रहता। 10% हिस्सा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के हाथ में है, जो 20% तक के मार्जिन भी कमा लेते हैं। फिलहाल इस बाजार के बड़े प्लेयर्स में तनिष्क और गीतांजलि के नाम हैं। उत्तरी भारत में पीपी ज्वेलर्स, मेहरा एंड सन्स का नाम है। दक्षिण में श्री कृष्णिया, चट्टी एंड सन्स पर लोगों को विश्वास है। तो पूर्व भारत में सबसे बड़ा नाम है पीसी चंद्र ज्वेलर्स का, और पश्चिम में अपनी पैठ बनाई है त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी और चिंतामणि ज्वेलर्स ने। तनुश्री बैनर्जी, मुंबई। एक जमाना था जब लोग ज्वेलरी बनवाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही सुनार के पास जाते थे। वो इसलिए क्योंकि विश्वास का पैमाना वक्त था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब विश्वास का पैमाना सबूत होता है, और इसीलिए ज्वेलरी बेचने और खरीदने का तरीका बदल गया है। इस बदलती तस्वीर को सामने ला रही हैं तनुश्री बैनर्जी।
जेवरात के धंधे में विश्वास सबसे जरूरी है। इसीलिए पुराने जमाने से लोग अपने खानदानी सुनार के पास जाना ही पसंद करते आए हैं, ताकि सोने में मिलावट कम से कम हो। लेकिन लोगों के पास कोई जरिया नहीं था जिससे वो खरीदे गहनों की शुद्धता माप सके। साथ ही लोगों की जरूरतें भी बदलने लगी। पुश्तैनी सुनार का बाजार चल तो रहा है, लेकिन बदलते वक्त ने इस बाजार में रिटेल ज्वेलरी के लिए जगह बनाई है। हिंदुस्तान में आप हिस्ट्री देखो तो हर सुनार कोई न कोई गली में, हर गली में एक एक सुनार रहा करता है, और फैमिली ट्रेडिशन गोल्ड ज्वेलरी का था और फैमिली बिजनेस ज़्यादा था। नाउ इट इज़ टर्निंग इनटू एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी भी हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत फ़र्क है। लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा है, बट तनिष्क और औरा और ये रिटेल चेन के आने से ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बढ़ रहा है। आजकल लोग सोने को इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फैशन स्टेटमेंट की तरह भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए हीरो के हल्के गहनों की मांग बढ़ रही है। साथ ही बढ़ती ग्लोबलाइजेशन के चलते लोग आजकल अपने शहरों से बाहर जाकर अपनी नई बुनियाद बना रहे हैं। ऐसे में किन सुनारों पर विश्वास किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढा टाटा के तनिष्क ने। टाटा ग्रुप के तनिष्क ने भारतीय ज्वेलरी बाजार को एक नया अंदाज दिया। पुश्तैनी सुनारों के बीच टाटा ने भारत में रखी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ज्वेलरी की नींव। इस इंडस्ट्री में ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है, ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारा तनिष्क की पीछे है टाइटन और टाटा के नाम, और उसके कारण हमें बहुत आसानी से कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क फैमिली और कॉरपोरेट में ही क्वालिटी ऑफ पीपल हु जॉइन, जिसको हम कॉरपोरेट अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कोई डिज़ाइनर या मैनेजर या मार्केटिंग, रिटेल ऑपरेशंस, वैसा टैलेंट को फैमिली ज्वेलर इतना आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। सो जितना प्रोफेशनलाइज करना चाहते हैं और उसके बाद कर पाते हैं, तो इट विल डिपेंड ऑन दैट। प्रोफेशनल होने के साथ साथ रिटेल के आगमन से सोने, हीरे, जवाहरातों की शुद्धता परखने के भी कई तरीके कस्टमर्स के हाथ लगे, जैसे सोने के लिए हॉलमार्किंग और हीरे के लिए DTC सर्टिफिकेट। ये ऐसे स्टैंडर्ड तरीके हैं जो जेम्स और ज्वेलरी की शुद्धता की गारंटी देते हैं, ताकि जब लोग इन्हें बेचे तो ग्राहकों को वजन के मुताबिक हर जगह एक ही कीमत मिल सके और मिलावट के कारण धोखा न खाना पड़े। लेकिन इन सब के बावजूद ज्वेलरी का ऑर्गेनाइज्ड रिटेल फिलहाल काफी छोटा है। जहाँ तक ऑर्गेनाइज रिटेल की बात है, इस सेक्टर में ये करीब 10% है, जो कि एक बहुत छोटा है, और उस 10% में भी 40% तनिष्क की वजह से है। लेकिन किस तरह से ये ऑर्गेनाइज प्लेयर अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, वो है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन्स। आने वाले दिनों में जेम्स और ज्वेलरी का ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का बाजार बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। डिजाइन, प्योरिटी, सर्विस और बाय बैक गारंटी के मापदंडों पर आज की पीढ़ी ब्रांडेड ज्वेलरी पर ज्यादा विश्वास करती है। तनुश्री बैनर्जी, मुंबई। और अब वक्त है आपका खुद का ज्वेलरी बिजनेस शुरू करवाने का, जिसके लिए टेक्नोपैक एडवाइजर्स के वाइस प्रेसिडेंट रिटेल पूर्णेंदु कुमार दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सलाह। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप किस कैटेगरी में आप प्ले करना चाहते हो। जैसा कि हमने कहा था, डायमंड और ये फैशन वाले ज्वेलरीज के मांगे ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो आप सबसे पहले ये पता कर लो कि हम कौन सा प्रोडक्ट करने वाले हैं, किस, और फिर कहाँ बनाएंगे। या तो खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या आउटसोर्स करेंगे, वो भी सोर्सेस आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। इसमें बेसिकली 2 टाइप के फाइनेंसेस हैं। एक जो कि आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो आपके दुकानों में जाएंगी, आपके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जाएगी। उसके लिए आप बैंक से लोन ले सकते हो, जिससे आप ये सब काम कर सकते हो। दूसरा वर्किंग कैपिटल है, जहाँ पे आप सोना या डायमंड खरीदते हो। सोना के लिए आज के टाइम में बैंक से 90 दिन की लीज मिलती है। जैसे गोल्ड है तो आप हॉलमार्क ले सकते हो, गोल्ड आप बैंक से लो तो आपको प्योरिटी मालूम है। डायमंड भी DTC सर्टिफाइड वेंडर से आप लो तो फिर आपकी प्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई नया प्लेयर अगर मार्केट में आता है तो अगर आप खुद की दुकानें लगाते हो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें काफ़ी खर्चा भी होता है, पैसे लगते हैं दुकानों में, आपको लोकेशन लेने होंगे मॉल्स में। तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि आप
एक दो दुकानें डेफिनेटली लगाओ जो मेन मार्केट्स हैं। उसके साथ साथ आपको देखनी होगी क्या कि आप बड़े जो दुकानें होती हैं जैसे डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, उन सब के अंदर अगर आप छोटी शॉपें लगा दो, उसमें आपको पैसा भी कम लगेगा क्योंकि वो डिपार्टमेंट स्टोर का सारा इंटीरियर्स मिल जाता है आपको, और आपके ब्रांड की विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आपको अपने ब्रांड की, अपनी कंपनी की सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्टवर्दी पोजीशन लेनी पड़ेगी, तभी लोग आपके पास आएंगे, जो कि 2-3 तरह से होती है। एक, जब आप कंप्लीट बायबैक की गारंटी देते हो तो लोगों को मालूम है अगर मिलावट हो भी तो भी हम वापस अगर जाएंगे तो हमें पूरे पैसे मिल जाएंगे। एक दूसरी जो सबसे नई चीज़ हो रही है वो हॉल मार्किंग ऑफ ज्वेलरी हो रही है। सबसे बड़ी चैलेंज इसमें है वो है इन्वेंट्री की। जो सामान आप लेते हो काफ़ी महंगा होता है और जब तक वो बिक नहीं जाता है आपके पास पैसे नहीं आते हैं, दाम भी फ्लक्चुएट होता है। डायमंड के केस में, सोने में तो जो मार्केट की रेट है उस पर आप बेच पाते हो, डायमंड में फ्लक्चुएट हो जाती है। तो ये सब थोड़ी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको बहुत कंट्रोल मैनुअली, आपको जो एंटरप्रेन्योर है उसको इस बात का काफ़ी ध्यान देना होगा कि कहाँ सामान है, कहाँ स्टॉक है, वो निकला कि नहीं निकला, इससे पहले कि अगले स्टॉक में इन्वेस्ट करें, पहले इसको निकालने की कोशिश करें। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इंटरनेशनल ज्वेलरी ब्रांड औरा के CEO मिस्टर विजय जैन, जो शुरू करवाएंगे आपका ज्वेलरी बिजनेस। कहीं मत जाइएगा। The latest issue of Forbes India on stands now.